Good evening, children. Today we are going to discuss about the next part of the gravitation, that is also known as a flotation. Clear है? Flotation basically यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड के बिहेवियर को और फ्लूइड के नेचर को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. क्लियर है? तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज अ प्रेशर एंड थ्रस्ट. ठीक है, प्रेशर और थ्रस्ट क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. क्लियर है? प्रेशर बेसिकली और थ्रस्ट दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं. तो क्या डिफरेंसेस हैं वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर एंड थ्रस्ट. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज अ थ्रस्ट? बेसिकली थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. थ्रस्ट क्या होता है? एक फोर्स होता है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे सपोज करो मैं कहूं हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स एप्लीकेबल है. जनरली ये फोर्स किसके थ्रू एप्लीकेबल होता है? फ्लूइड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, गैसियस के थ्रू, जिसे फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टीज होती है. तो अगर कोई वर्टिकल फोर्स एप्लीकेबल है किसी सरफेस के ऊपर, इस एरिया के ऊपर वर्टिकल फोर्स एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट. क्लियर है? तो व्हाट इज अ थ्रस्ट? थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट in perpendicular to the surface is called a thrust. Clear है? आई बात समझ में? और thrust per unit area is called the pressure. इसका मतलब the effect of the thrust per unit area is called the pressure. मतलब per unit area जो thrust applicable हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. क्लियर है? इसमें अभी एक एग्जांपल लिया कि ये कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, इसका एरिया A है और उस पर फोर्स F लग रहा है. तो thrust per unit area is called the pressure. Thrust per unit area is called the pressure. क्लियर है? तो इसको आप कैसे दिखाओगे? Fp is equal to, प्रेशर को P दिखाते हैं, P is equal to thrust upon area. क्लियर है? Thrust upon area is called the pressure. क्लियर है? As you know, P is equal to F by A. F की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ SI यूनिट ऑफ द pressure. Clear है? And SI unit of pressure is also a Pascal denoted by the PA. Clear है? तो Pascal भी इसकी यूनिट होती है और उसको हम PA से दिखाते हैं. क्लियर है? तो प्रेशर क्या है? अगेन रिपीट करते हैं. P is equal to F by A. Thrust per unit area is called the pressure और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है? या इसी को हम बोलते हैं पास्कल या इसे लिखते हैं PA से. क्लियर है? प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर. ऑब्वियसली दो फैक्टर डिपेंड कर रहा है किस पे? एक तो फोर्स पे और दूसरा एरिया यानी कि थ्रस्ट पे डिपेंड कर रहा है और जिस सरफेस पे वो थ्रस्ट एप्लीकेबल है उसके एरिया पे डिपेंड करता है. अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारी लाइफ में हैं थ्रस्ट और प्रेशर के. सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं. द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज अ मेड वाइडर सो दैट वेट ऑफ वॉल्स एक्ट ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस. जैसे भी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना हो, कभी आप जाके देखना जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई स्टोरीज है, तो इसका जो वाइडर एरिया लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एरिया वाइडर लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर फोर्स थ्रस्ट यहां से एप्लीकेबल होगा वो इतना ज्यादा होगा. अगर उसको कम करना है, उसके इफेक्ट को कम करना है, क्योंकि प्रेशर क्या है? थ्रस्ट के इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है? अगर थ्रस्ट के इफेक्ट को कम करना है यानी कि प्रेशर को रिड्यूस करना है तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को इंक्रीज कर दो. एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा. भाई फोर्स, जितना बिल्डिंग आपको बनाना है, जितना बड़ा बिल्डिंग आपको, सपोज करो ठेकेदार ने 20 मंजिला बिल्डिंग बना. अभी आपने ट्विंस टावर बारे में सुना होगा, ट्विंस टावर जो नोएडा में गिरा दिया गया. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अराउंड जो भी सोसाइटी बनी हुई थी, स्पेस कम था, एरिया कम था ट्विंस टावर के लिए. कम एरिया होने की वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग का प्रेशर ज्यादा हो गया जिससे कि बिल्डिंग के गिरने के चांसेस ज्यादा हो सकते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि एक्सीडेंट हो, लोगों की डेथ हो, बहुत सारे इश्यूज हो, तो उन्होंने ट्विंस टावर को गिरा दिया जिससे कि बाकी लोगों पर कोई इफेक्ट ना आए. क्योंकि उसका एरिया जितना स्टैंडर्ड एरिया होता है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो कम था. तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने से
जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा लाइफ उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा सस्टेन करती है। इसके अलावा कई और आपने एग्जाम्पल देखे होंगे अपनी लाइफ में, जैसे अभी स्कूल बैग की बात करते हैं। कई बार देखा होगा स्कूल का जो बैग होता है उसका जो स्ट्रिप होता है जो कंधे पे आप लगाते हो, वो स्ट्रिप थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपने बैग में कॉपी पेन बुक्स वगैरह रख रहे हो उसका मास काफी होता है, वेट काफी होता है। अगर ये स्ट्रिप्स चौड़ा ना हो, पतला स्ट्रिप्स हो, आपको देखो पेन होने लगता है। कई बार आप देखो कुछ ऐसे बैग्स आप ले हो जिसमें स्ट्रिप्स केवल पतली सी डोरी लगी होती है, थ्रेड लगा होता है, उसमें कॉपी किताब अगर रखते हो तो आपने कई बार देखा है कि यह पेन होने लगता है। तो क्या होता है, हम स्ट्रिप्स को थोड़ा चौड़ा लेते हैं। स्ट्रिप्स चौड़ा करने मतलब एरिया ज्यादा कर दिया, तो उस केस में जो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू एफ बाई ए। भाई बैग में तो आपको अगर 5 क्लासेस है तो 5 क्लासेस का नोटबुक भी ले जाना है, आपको लंच ब्रेक लंच बॉक्स भी ले जाना है, उसमें आपको वाटर बॉटल भी रखना है, तो बैग काफी भारी हो जाता है। ऐसे केसेस में अगर उस स्ट्रिप का एरिया कम होगा तो शोल्डर्स पे पेन होने लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, एरिया स्ट्रिप्स को चौड़ा कर देंगे तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन एरिया इज इंक्रीजेस। क्लियर है? तो शोल्डर्स पे प्रेशर कम होता है। इसके अलावा द ब्लेड्स ऑफ नाइव्स आर मेड शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। ओके, अब देखो जैसे आपने चाकू लेते हो, नाइफ, दिस इज योर नाइफ। अगर मैं ये चाकू लूं, नाइफ लूं, तो इसका ये जो सरफेस होता है काफी पतला होता है। इससे क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कम होगा तो वेजिटेबल जब कट करते हो तो कम फोर्स पे भी वेजिटेबल कट हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, आसानी से कट जाता है। आप कभी भी आप ब्लेड लीजिए, सेविंग ब्लेड देखिए, बहुत कितना पतला सा एरिया होता है उसका, बहुत कम एरिया होता है, हल्का सा फोर्स लगाते ही आपका सेविंग हो जाता है, हल्का सा फोर्स लगाते ही वेजिटेबल कट हो जाते हैं। क्लियर है? तो जो कटिंग एज होते हैं उसका एरिया कम कर देने से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और आराम से मटेरियल कट हो जाते हैं। क्लियर है? यही नहीं, ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स एंड दे एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सुनिएगा क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक और बस जिसके रेयर व्यू में जो व्हील लगे होते हैं, 4 व्हील होते हैं, 2 व्हील इधर 2 व्हील इधर 4। कई ट्रक देखा होगा कि 20-25 टायर लगे होते हैं, हाँ है ना? अब नहीं देखिए, ध्यान से देखिएगा। आज के टाइम में कई ट्रक होते हैं जिसमें 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14 टायर होते हैं, 20 टायर होते हैं, 50 टायर होते हैं। वो इतने टायर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब ज्यादा लोड पड़ेगा और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे टायर के फट जाएंगे और गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। क्लियर है? और अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आराम से गुड्स को हम कैरी कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कई बार कि ट्रक और बसेस के जो रेयर व्हील होते हैं, रेयर व्यू होता है, रेयर टायर्स होते हैं, वो वाइडर क्यों बना जाते हैं? क्योंकि प्रेशर को कम करने के लिए, जिससे जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाए और टायर ना फटे और कार या ट्रक या बस आसानी से अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाए। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज अ थ्रस्ट? थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द एनी एरिया, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। और प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। और उसको कैसे बताते हैं? P इज इक्वल टू एफ बाई ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज 1 पास्कल। क्लियर है? ओके, एनी डाउट? आते हैं अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब पॉइंट आता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोया जाए तो क्या होगा? आप लोगों ने कई बार देखा है, कई बार आप लोग स्विमिंग पूल में नहाने गए होंगे, या आप लोग कभी पौंड या तालाब में नहाने गए होंगे, या नदी में कभी आप नहाने गए होंगे। नहीं तो आप ऐसा करो, घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक हैवी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो, उसको उठाइए, तो पानी के अंदर आप आराम से उठा लेते हो, जबकि पानी से बाहर उठाने में आपको दिक्कत होती है, हाँ या ना? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? वाटर के अंदर वाटर भी एक फोर्स अप्लाई करता है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
जिसे हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयंसी फोर्स। ध्यान से रखना, द अपवर्ड फोर्स experienced by an object when it is immersed into the fluid is called the force or the buoyancy force, is called force of the buoyancy। अगर आपका दोस्त पानी में हो, आप उसको उठाते हो तो आपको हल्का लगता है, लेकिन उसी दोस्त को बाहर उठाना पड़ जाए आपको हैवी लगता है, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जब आपका दोस्त होता है, आप उसे उठाते हो तो वाटर तो फोर्स लगा ही रहा है, आप तो फोर्स लगा ही रहे हो ऊपर, वाटर भी ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। इसी वजह से जो बोट होता है वो वाटर में क्या होता है? फ्लोट करता है। शिप फ्लोट करता है। बैलून आप पानी में डाल दो वो भी फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर। क्लियर है? ओके, तो कैसा होता है इसका मतलब? इट एक्ट्स ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जितना ज्यादा डेंसर होगा, बॉयंसी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? तो बॉयंसी फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट applicable on any object when it is immersed in the liquid, that is called the buoyancy force। क्लियर है? ओके, अब आते हैं, बात करते हैं when gravitational force of attraction of the earth on the surface of object is less than the buoyancy force, okay, then object will float। अब ये कहानी क्या है थोड़ा समझते हैं। अब थोड़ा इसको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है। सपोज करो एक हमने वाटर टैंक लिया, ठीक है, और इस पूरे टैंक में वाटर फिल्ड है, वाटर फिल्ड है, यस यू नो, यहां वाटर पूरा फिल्ड है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट हमने लिया। एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि ऊपर ही तैर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जो बीच में तैर रहा है, और तीसरा जो कि सिंक कर गया। तीनों की कहानी समझते हैं। अब सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होगा। ओके, पहला ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास m है, जो भी है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और बॉयंसी फोर्स ऊपर एक्ट करेगा fb। यहां भी mg और ये बॉयंसी फोर्स ऊपर एक्ट करेगा fb, यहां भी mg डाउनवर्ड और बॉयंसी फोर्स fb एक्ट करेगा। जब आपका fb ज्यादा हो किससे? mg से, तो ये कंडीशन होगा, ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। जब दोनों इक्वल हो जाएं, fb इज इक्वल टू mg, तो बीच में कहीं तैरता रहेगा। क्लियर है? और तीसरा केस, जब mg ही ज्यादा हो जाए fb से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा हो गया। आई बात समझ में? तो ये 3 कंडीशन है जिसको हमने यहां समझाया है आपको थ्योरेटिकली। व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे आपने mg कहा, इज लेस देन द बॉयंस फोर्स, जब कम होगा, पहला वाला केस हो गया, उस केस में ऑब्जेक्ट तैरेगा। लेकिन इसका उल्टा, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेटर देन द बॉयंस फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के डूबने और तैरने का राज क्या है समझ में आया? कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपका ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा एज कंपेरिजन टू बॉयंसी फोर्स, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है बॉयंसी फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? तैरता रहेगा। आई बात समझ में? व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स? और ये सारी चीजें, बॉयंसी फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कौन सी बीमारी आगे लिखा है पे? इट डिपेंड ऑन द, ऑलरेडी हमने लिखा है ना, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो पहले हम डेंसिटी समझ लेते हैं, भाई डेंसिटी है क्या? तो व्हाट इज द डेंसिटी? आइए उसकी बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम is called the density of the object. That is the most important statement. What is the density? Density क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब हो सकता है वॉल्यूम, उसमें कितना मास अवेलेबल है? मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर्स। जैसे वाटर में और हनी की बात करूं, वाटर एंड हनी, शहद, पानी और शहद की बात करूं,
तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे या शहद के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली शहद के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर क्यूब का एक टैंक है जिसमें मरकरी भर दिया आपने, दूसरे में वाटर भर दिया, तो किसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे? मरकरी में, क्योंकि वो ज्यादा भारी लगेगा आपको। ज्यादा डेंसिटी मतलब ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, कम डेंसिटी मतलब ऑब्जेक्ट का मास कम। आई बात समझ में? तो वाटर की डेंसिटी कम लगेगी अगर उसके अंदर, अगर मरकरी दूसरे टैंक में, भाई सेम ग्लास ले लो, 2 ग्लास ले लो, 2 ग्लास में आपको दूं, सेम लेंथ के, सेम डायमीटर, सेम साइज के, एक में पानी भरो, एक में शहद भरो, दोनों को तौलो। शहद वाला ग्लास भारी होगा और पानी वाला ग्लास हल्का होगा, हाँ है ना? सेम एज इट इज, एक में आपने पानी लिया, दूसरे में मरकरी लिया और तीसरे में शहद लिया, तो पानी वाले का वेट सबसे कम, मरकरी का उससे शहद का उससे ज्यादा और मरकरी का सबसे ज्यादा। तो सेम ही ग्लास में अलग अलग वेट हो गया ना। इसका मतलब क्या है? जो वाटर में है तो वहां पे मास कम है, क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कम है और डेंसिटी क्या है? कम है। जबकि हनी में उससे ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि उससे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर है और मरकरी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर्स होगी। क्लियर है? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज मेजर बाय दी, if m is a mass and v is a volume, तो दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम डेंसिटी। तो डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इट इज रेशियो ऑफ मास टू दी वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड दी डेंसिटी। क्लियर है? तो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज योर केजी पर मीटर क्यूब। कैसे? डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास का हो गया केजी, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज योर यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब इसी डेंसिटी से कंपेयर किया वाटर से हनी का, वाटर से मरकरी का, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं, किससे? वाटर से, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस जिसका हमें डेंसिटी निकालना हो टू दी वाटर, वाटर से कंपेयर करें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का रेशियो ही क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। आई बात समझे? अब देखो यहां पे डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी हो गया, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी हो गया, डी फॉर एनी सब्सटेंस एंड डी फॉर वाटर, और दोनों की यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब यूनिट और यूनिट कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये क्या है कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं कहूं मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आर डी ऑफ एच जी मरकरी, तो क्या कहोगे? मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10 पावर 3 होता है और वाटर का होता है 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? 13.6 आ गया। तो ये क्या है? इसका मतलब मरकरी जो है वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है, उसकी डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है। ये जो पूरी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ बॉयंसी, व्हाट इज अ प्रेशर, व्हाट इज अ थ्रस्ट, और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम एक प्रिंसिपल डिस्कस कर जा रहे हैं इसके आगे। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? पहले एक लैंग्वेज जनरल प्रैक्टिकल फॉर्म में समझते हैं। ओके, ध्यान सुनिएगा। आप एक काम करिए, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका, एक कंटेनर लीजिए, ओके, और उस कंटेनर में यहां पे एक होल कर दीजिए और यहां पे होल करके एक पाइप लगा दीजिए और इस होल तक वाटर को फिल कर दीजिए। मेरी बात समझ में? इस होल तक वाटर को आप फिल कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक आपने वाटर को फीड कर दिया। चलो भैया, वाटर हमने फीड कर दिया। ओके, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, चलो एक हमने बॉल ले लिया। इस बॉल का मास हमने एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया यहां पे, तो इसका हमें वेट मिल गया m इंटू जी। इसी को हमने क्या किया,
अब जब वाटर के अंदर लाओगे, इसे डुबोगे, तो क्या होगा? जो वाटर यहां पे इतना वॉल्यूम वाटर को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ये सुनो भाई, वाटर पूरी जगह लेगा ना ये भाई। यहां जब बॉल इसके अंदर आ गया, इसका वाटर गया कहां? इसका वाटर बाहर निकल गया। कभी आप देखो पानी भरा हो पूरा और आप उस पूल के अंदर आप घुसो तो क्या हो जाता है? पानी बाहर निकलने लगता है। तो वो जितना इसका वॉल्यूम है उतना वाटर इसके अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर? आप क्या देखोगे, इसी स्प्रिंग बैलेंस से जब इसका वेट मेजर करोगे तो यहां अगर वेट mg है तो यहां वेट mg से w का तो w डैश हो गया, ये w है तो ये w डैश हो गया। अब क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट का वेट w डैश कम हो जाता है w से। एग्री? ये कम क्यों हो गया और कितना कम हुआ? कम इसलिए हो गया, जैसे ही आप वाटर में इसको डालोगे तो ये अपना एक बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट के, वो इसके वेट को कम कर दे रहा है, इफेक्टिव वेट को कम कर दे रहा है। और कितना वेट कम हो रहा है? जो ये वाटर आपने यहां निकाला है W, इसे 1 मान लो, इसे W2 मान लो, इसे W3 मान लो। ये W3 की जो वैल्यू आप मेजर करोगे, इसका वेट मेजर करोगे, जो वेट आएगा वही सेम वेट लॉस होगा कहां पे? उस ऑब्जेक्ट का। कितना लॉस हुआ? W2 माइनस W1 या W1 माइनस W2 इज इक्वल टू किसके होगा? W3 के, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ। तो किसी ऑब्जेक्ट को वाटर या लिक्विड के अंदर डुबोया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आती है। जो कमी आती है ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आइए समझते हैं इसको हम एक जनरल लैंग्वेज में। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? ध्यान सुनिएगा। इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शियली इन द फ्लूइड। चलो भाई, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसे देखो यहां पे, इसको हमने फ्लूइड के अंदर डुबोया। इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो बायंसी फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? कितना फ्लूइड ये ऑब्जेक्ट हटा रहा है उसके वेट के बराबर। आई बात समझ में? मतलब जब इसको इसके अंदर डाला तो पानी बाहर निकला, इस पानी का जो वेट है वो FB के इक्वल होगा, और यही उसके वेट में कमी भी जो एहसास हो रहा है, पानी में वेट कम हो गया है, वही इसकी कमी के इक्वल होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन ए लिक्विड पार्शियली और फुली, इन दैट केस द force upward force experienced by the object is equal to weight of water displaced by the object। क्लियर? आई बात समझ में? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है? तो इसको कहां यूज करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी को दिखाने में, या शिप को डिजाइन करना हो, सबमरीन को डिजाइन करना हो, क्योंकि आपको फ्लूइड कराना है ना, उस केस में बाउंसी फोर्स ज्यादा से ज्यादा रखना है। ठीक है? हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, जहां हम मिल्क के डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, वाटर की डेंसिटी को मेजर करते हैं, ये सारे डिवाइसेस को डिजाइन करने में आता है। बोट को डिजाइन करने में होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप को डिजाइन करने में है, सबमरीन को डिजाइन करने में यूज करता है। ठीक है? दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है? अब आते हैं कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, देन वी हैव टू क्लोज दिस चैप्टर। क्लियर है? न्यूमेरिकल पहला आप देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10³ kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा? तो आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी dr कर दो इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ या ना? तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ या ना? भाई इसको हमने लेफ्ट साइड कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी 19.3 और वाटर डेंसिटी 10³ तो आंसर क्या आ गया? 19.3 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब।
क्लियर है, kg पर मीटर क्यूब, दिस इज अ डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज 63 kg, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 67 एंड वॉल्यूम कितना है 0.025, यस या नो। या लिख सकते हो 67 इंटू 1000 अपॉन 25, ऐसे कर सकते हो। 25 और 40 हो गया, सिंप्लीफाई करो, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 6 जा 42, नहीं 6 4 जा 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, यस या नो। फिर से रिपीट करिए, 6 7 जा 28, 8 कैरी 2 और 6 4 जा 24 प्लस 2 26 और एक जीरो लगा दो। दिस kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हो तो उसमें जो एल्यूमिनियम का मास होगा वो कितना होगा 2680 kg होगा। क्लियर है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर है, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, द मास ऑफ ब्रिक इज 2.5 kg एंड डायमेंशन इज गिवन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस। अब देखो भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्लियर है, आपके पास एक ब्रिक है ऐसे, क्लियर है। इस ब्रिक का डायमेंशन क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज योर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, इसमें देखो टोटल कितने फेसेस हैं, 8 फेसेस है और 2, हाँ 8 फेसेस है। जो प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा इसके अपोजिट वाला वही प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा इसके अपोजिट वाला वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा इसके अपोजिट वाला वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है, तो टोटल हम देखते हैं। प्रेशर पहला केस, अगर मैं कहूं ये ए, देखो ऐसे, दिस इज योर डायमेंशन, ओके। ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो प्रेशर ड्यू टू ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है, इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है m इंटू जी अपॉन एरिया ए किसका ए बी सी डी का, m कितना है 2.5 kg, जी आप 10 ले लो, डिवाइड बाई एरिया ए बी सी डी कितना होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, बाई 20 लेंथ है, विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो 0.2 इंटू 0.1 मीटर में करोगे ना इसको, तो होगा 225 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, इसे 100 कर दो डिवाइड बाई 1, यस ये कैंसिल आउट हुआ, ये 50 आया, 50 इंटू 25, 25 5 जा 125, दिस इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किस वजह से हो गया, ए बी सी डी की वजह से हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं बी सी एच जी की वजह से कितना होगा, ठीक है, तो ए बी सी डी, और या कह सकते हो एफ ई एच जी, दोनों को एक ही है, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों फेसेस एक ही है, तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। ऐसे ही सी बी जी एच में भी सेम केस आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका लेंथ आपका दिया है कितना 10 और ये है 5, तो 0.1 इंटू 0.5 से डिवाइड करना, 0.05 से डिवाइड करना है। क्लियर है, ऐसे ही आप बाकी फेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी whose weight is 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। A force 20 Newton act on a body. A force 28 Newton act on a body whose weight is 9.8 न्यूटन। देखो भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका 9.8 न्यूटन वेट है, mg
कितना है 9.8 न्यूटन वेट है। क्लियर है? इसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा हो 20 न्यूटन फोर्स act upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of body and how much it is acceleration? Okay, अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में मान लो, तो पहला क्वेश्चन है मास क्या होगा। ऑब्वियसली वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। m इज इक्वल टू क्या होगा वेट अपॉन जी। वेट है 9.8 न्यूटन और जी भी होता है 9.8, तो मास क्या गया 1 kg। यस या नो, पहला आंसर। दूसरा एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना होगा, मास 1 kg आ गया। यस या नो, तो एक्सेलरेशन निकालने क्या करोगे F इज इक्वल टू m इंटू ए। F कितना है 20 न्यूटन, m है 1 और ये आपका है a। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वेट 1200 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास। मास क्या होगा इसका, अगर मैं कहूं जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेट W इज इक्वल टू 1200 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1200 अपॉन जी या 1200 डिवाइड बाई 10, 120 kg। भाई बड़ा भारी आदमी है 120 kg का। इफ ही वॉज टेकन टू द मून देन हिज वेट वुड बी 200 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून। अगर उसका वेट हम मून पे मेजर करते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो, दूसरे पार्ट में आते हैं। अगर मून पे उसका वेट 200 न्यूटन है तो उसका मास मून पे कितना होगा, उसका मास मून पे कितना होगा आपको पता है। अगेन m इंटू जी। जी एट मून, जी एट मून कितना होता है m इंटू जी बाई 6 होता है। यस या नो, जी डैश मान लो इसको, जी बाई 6 होता है। इसका मतलब m इज इक्वल टू 200। अच्छा मास भी वही रहेगा भाई, मास नहीं चेंज होगा। मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा। आप कैलकुलेटर देख लो, अभी भी उतना ही आएगा। 6/10 करो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 20 इंटू 6 120 kg। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पे ले जाओगे तो वेट तो चेंज होगा बट मास डज नॉट चेंज। क्लियर है? ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन मून कितना होगा, तो ये आपको पता ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 10/6 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An object is thrown vertically upward and reaches the height of this calculated velocity at which object is thrown। ये तो हमने क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में किया है, सो वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, क्लियर है? अगर देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, m इज इक्वल टू वेट बाई जी। तो वेट कितना है 49 न्यूटन, जी होता है 9.8, या कह सकते हो 49 इंटू 10/98, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहां 2 आ गया, 05 kg। आई बात समझ में? अब आप के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहां दे रखे हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम। अगर आपको डाउट्स होते हैं यू कैन टॉक टू मी, ठीक है? दूसरा शीट ये है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और तीसरा शीट ये है जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। If you are facing the any doubts, my number is given on the screen. You can send me the message. Definitely, I will reply of that message. Okay. So thank you everyone. Today this chapter is going to be closed, and we will start next chapter, work and energy, in next video. Thank you so much. Thank you everyone.